अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा नया टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं, वो है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट नॉर्मल इंसिडेंस। मतलब अगर आपके पास जो वेव है वो परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री, अगर आपके पास एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव ट्रैवल कर रही है और जो बाउंड्री है उसके परपेंडिकुलर जो है वो वेव आके टकराए, तो वेव किस तरीके से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपोगेट करेगी। अब हम लोग सपोज ये कर लेते हैं कि हमारे पास जो मीडियम है उसकी जो बाउंड्री है वो एक्स वाई प्लेन में है, और दोनों जो मीडियम्स हैं, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, वो दोनों लीनियर मीडियम जिसके बीच में वेव ट्रैवल कर रही है। अब जो वेव है उसकी फ्रिक्वेंसी ओमेगा है और वेव ट्रैवल कर रही है इन द जेड डायरेक्शन, और उसकी जो पोलराइजेशन की डायरेक्शन है वो एक्स है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। जो ही आपके पास मीडियम 1 से वेव होते हुए बाउंड्री तक पहुँचेगी, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जब बाउंड्री पे वेव पहुँचेगी तो क्या क्या होगा। तो एक आपके पास होगी इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, उसको ई आई से रिप्रेजेंट कर लिया है, एक्स डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में अगर प्रोपोगेशन है तो फिर हम एक्स डायरेक्शन अगर पोलराइजेशन की ले रहे हैं तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में होगी। तो हमारे पास, जैसे हमने पिछले एक लेक्चर में देखा था कि जब हमारे पास मीडियम में से वेव ट्रैवल करती है तो उस वक्त हमारे पास जो जब हमने इलेक्ट्रो मोनोक्रोमैटिक वेव इन वैक्यूम देखी थी तो हमने जो मैग्नीट्यूड थे, एम्पलीट्यूड के जो रियल एम्पलीट्यूड थे, उनको हमने बी को लिखा था ई ओवर सी के बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो जब मीडियम आ जाता है तो हम बी को ई ओवर वी के बराबर ले लेते हैं, एंड वी जो होती है स्पीड होती है उस मीडियम के अंदर। तो अगर मीडियम 1 में वेव ट्रैवल करी है तो उसकी स्पीड v1 है, इसलिए दोनों मीडियम में डिफरेंट होगी उसकी स्पीड, अगर मीडियम डिफरेंट है तो v1 होगी। तो उस वक्त हमने उसको v1 ले लिया, और मीडियम 1 में जो वेव फैक्टर है उसको हमने k1 ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद जब रिफ्लेक्शन हुई तो रिफ्लेक्शन के बाद वेव जो है उसी मीडियम में होगी, लेकिन वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो वेव वेक्टर का साइन चेंज हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड वेव के लिए तो पहले k1 था तो अब -k1 हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी -k1 हो जाएगा, और जो वेलोसिटी वाला है उसके साथ भी माइनस साइन आ जाएगा। फिर जब ट्रांसमिट होके वेव जो है वो दूसरे मीडियम के अंदर चली जाएगी तो उसका स्पीड भी चेंज हो जाएगी, v2 आ जाएगा, और वेव वेक्टर चेंज हो जाएगा, k2 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब हमारे पास जब वेव जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो हमने देख लिया किस तरीके से हमारे पास इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव्स जो है उनकी क्या क्या फॉर्म हो जाएगी। तो हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव में जो है वो माइनस साइन है, नोट दी माइनस साइन इन रिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड एज रिक्वायर्ड बाय इक्वेशन 9.49। मेरे साथ बुक में से भी रीड करी, तो हमारे पास जो 9.49 इक्वेशन है उसमें हमारे पास बताया गया था कि मैग्नेटिक फील्ड बराबर है 1/c टाइम k यूनिट वेक्टर क्रॉस e। तो हमारे पास एक तो ये कि वेव वेक्टर की डायरेक्शन ऑब्वियसली चेंज हो गई है, पहले वो वेव वेक्टर जो है वो एक डायरेक्शन में था, अब दूसरे डायरेक्शन में हो गया। तो इस केस में हमारे पास जो वेव वेक्टर है वो बेसिकली डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होती है ना, k यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास यहाँ पे जो वेव है वो z डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो z होगा वो, और जो e जो है उसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास जो है होती है यहाँ पे x डायरेक्शन में। तो वैसे तो अगर आप k को z डायरेक्शन में लें और e को x डायरेक्शन में लें तो z क्रॉस e जो है, सॉरी x जो है वो आपके पास y के डायरेक्शन में आता है, लेकिन क्योंकि अब वेव जो है वो नेगेटिव z डायरेक्शन में ट्रैवल करने लग गई है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करने लग गई है, तो इसलिए अब आपके पास जो है वो नेगेटिव z हैट क्रॉस x हैट आ जाएगा, जो कि नेगेटिव y हैट के बराबर आएगा, ठीक है। और इफ़ यू प्रेफर बाय द फैक्ट दैट अ पॉइंटर वेक्टर एम इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, उस रीज़न की वजह से भी आप पॉइंटर वेक्टर जो होता है उसकी वही डायरेक्शन होती है जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की होती है, तो उस वजह से भी आपके पास एक माइनस साइन आता है। अब हम इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो एट बाउंड्री कंडीशंस जो है वो ये वाली हैं, जो कि ये मैंने स्टार्ट में लिखी हुई हैं, ये 7 चैप्टर के एंड से हमारे पास आई हैं। तो अगर आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें हैं तो z इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर अगर आपकी बाउंड्री है तो वहाँ पे आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो ये तो पहली बात तो क्लियर है कि जब आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो जैसे आप टू द लेफ़्ट एंड टू द राइट पे जो है जब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, टू द लेफ़्ट में जो है इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रेज हैं, और राइट पे जो है वो ट्रांसमिटेड वेव्स हैं। तो जब आप सपोज ये कर रहे हैं, मतलब बेसिकली आपकी जो बेसिक
सबसे पहली जो जहन में चीज़ आती है वो यही आती है कि जब आप बाउंड्री कंडीशन एट z इक्वल टू 0 अप्लाई करें तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जब कंबाइन करेंगे ऑन द लेफ़्ट तो उसमें ई आई प्लस ई आर होगा। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड जब कंबाइन करेंगे टू द लेफ़्ट तो उसमें बी आई प्लस बी आर होगा। और जब राइट साइड पे कम होंगी वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई टी होगी और मैग्नेटिक फील्ड बी टी होगी इन अकॉर्डेंस विद द बाउंड्री कंडीशन जो कि मैंने ऊपर आपको दिखाई है। ठीक है, तो अब आपके पास पहली और दूसरी बाउंड्री कंडीशन अगर आप देखें तो उसमें हमारे पास है कि E1 परपेंडिकुलर और E2 परपेंडिकुलर, V1 परपेंडिकुलर V2, और ये परपेंडिकुलर है टू द बाउंड्री। अब क्योंकि बाउंड्री के परपेंडिकुलर जो है वो आपकी बाउंड्री है XY प्लेन में और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स भी XY प्लेन के अंदर ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड X डायरेक्शन के अलाउंग है, मैग्नेटिक फील्ड Y डायरेक्शन के अलाउंग है। तो XY प्लेन के परपेंडिकुलर तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो इसलिए वो जो है ना आपके पास ख़त्म होगी, वो तो अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, थर्ड वाली इक्वेशन अगर आप देख लें तो थर्ड इक्वेशन में हमने पैरेलल कंपोनेंट लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, टू द लेफ़्ट एंड टू द राइट। तो अगर आप पैरेलल कंपोनेंट लें तो पैरेलल टू द प्लेन जो है वो तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो XY प्लेन जो है उसके पैरेलल ही है क्योंकि वो X डायरेक्शन में है। और आप Z इज इक्वल टू 0 के ऊपर क्योंकि बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो है वो जो भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ हैं इन सब में Z की जगह आप पुट कर देंगे 0। और जब आप लेफ़्ट बाय साइड पे ई आई प्लस ई आर होगा, राइट साइड पे ई टी होगा, और जब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसमें Z को 0 पुट करेंगे तो उसमें ई स्क्वायर माइनस आयोटा ओमेगा टी दोनों साइड से कॉमन आ जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपके पास क्योंकि अब हम यहाँ पे क्योंकि मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ओके इनफैक्ट ठीक है, बल्कि मैग्नीट्यूड की बात नहीं है क्योंकि हम लोग पैरेलल कंपोनेंट्स ले रहे हैं, नहीं मैग्नीट्यूड नहीं है वेक्टर है, क्योंकि हम पैरेलल टू द बाउंड्री हम कंपोनेंट्स ले रहे हैं तो ओबियसली दोनों साइड पे रिफ्लेक्टेड और मतलब जो लेफ़्ट साइड में है इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड और जो राइट साइड में है ट्रांसमिटेड, वो डायरेक्शन दोनों की एक्स ही है तो वो ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो जाएगी दोनों साइड से। ये सुपर माइनस आयोटा ओमेगा टी भी कैंसिल हो जाएगा, Z की वैल्यू पे आपने 0 पुट कर दी तो आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, और ये जो है ना वो आपके पास ये, तो मैंने इसको तो यहाँ पे ये मैंने ये पहले मैंने यूँ लिखा है कि आपके पास यूँ होगी टू द लेफ़्ट टू द राइट, और फिर उसके बाद मैंने उसकी वैल्यूज़ पुट की हैं। ठीक है, पूरा पहले इक्वेशन थी, फिर उसके बाद उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट की हैं, Z इज इक्वल टू 0 एंड देन ये मैंने आपको दिखा दिए कि ये X यूनिट वेक्टर दोनों साइड पे है वो भी कैंसिल हो जाएगा, इसके ऊपर माइनस आयोटा ओमेगा टी भी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये बच जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये वाली बाउंड्री कंडीशन है, ये वाली जो हमारे पास है फोर्थ वन। ठीक है, तो अगेन आप इसको Z इज इक्वल टू 0 पे टू द लेफ़्ट एंड टू द राइट, इसको लेफ़्ट साइड पे इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड, राइट साइड पे ट्रांसमिटेड, ये भी जहन में रखें। इंसिडेंट सॉरी लेफ़्ट साइड पे मीडियम 1 है तो म्यू 1 होगा क्योंकि बाउंड्री कंडीशन में यहाँ म्यू था। अच्छा, यहाँ पे मैंने म्यू 2 लिखा, म्यू नॉट लिखा हुआ है, ये बेसिकली म्यू 2 है। ठीक है, तो दूसरी साइड में म्यू 2 है, सही है। तो आपके पास क्योंकि मीडियम 2 है तो अब आपने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, बी इंसिडेंट, बी रिफ्लेक्टेड और बी ट्रांसमिटेड की वैल्यूज़ जो ऊपर लिखी हुई हैं वो मैंने पुट की हैं। ठीक है, और इसमें Z इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, ई स्क्वायर माइनस आयोटा ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, वाई हेड भी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा। यहाँ से फिर म्यू 1 V1 को उस साइड पे लेगी तो ये वाली जो चीज़ है इसको हमने बराबर ले लिया बीटा के। V1 V2 जो है वो आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो V1 V2 रिप्लेस हो सकता है N2 और N1 से। इसका मैंने यहाँ रीज़न भी लिख दिया। पिछले वाले लेक्चर में एक में मुझे वर्बली सारा बताना पड़ा था, औरली सारा बताना पड़ा था, इसलिए यहाँ पे मैंने सॉल्व करके लिख दिया है कि N1 C ओवर V1 के बराबर होगा। C तो स्पीड ऑफ लाइट है, वो तो इन अ वैक्यूम वो तो सेम ही रहेगी, तो बाकी N2 जो है वो C ओवर V2 के बराबर है। और यहाँ से फिर आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो N2 ओवर N1 बराबर होगा V1 ओवर V2, मतलब V1 ओवर V2 की जगह N2 ओवर N1 पुट कर देंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में हमने बीटा को लिख दिया। तो अब ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, यहाँ पे जब आप बीटा पुट करेंगे एक वो इक्वेशन आ जाएगी और एक आपके पास ये वाली इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशंस को हमने साइमल्टेनियसली वैसे ही सॉल्व करना है। इसमें भी हमने रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड्स को लिखना है इन टर्म ऑफ इंसिडेंट। ठीक है,
तो ये रिफ्लेक्ट पहले हम लोग ट्रांसमिटेड वाले को लिख देंगे, रिफ्लेक्टेड वाले कैंसिल करके ट्रांसमिटेड वाले जो है वो हमने इनको ऐड किया, रिफ्लेक्टेड कैंसिल हो गए, ट्रांसमिटेड वाले को इन टर्म ऑफ इंसिडेंट लिख दिया। एंड देन फिर उसके बाद ये जो हमारे पास ट्रांसमिटेड की वैल्यू आई है, इसको आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें। जैसे मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया सेकंड वाली में और इसको सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से मेरे पास ई रिफ्लेक्टेड आ गया इन टर्म ऑफ ई ट्रांसमिटेड। इसको आप स्लो डाउन करके देख लीजिएगा। अब इसमें हम केसेस अप्लाई करने लगे हैं। अब केसेस इस तरीके से हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं आपके पास। अगर आप देखें तो ये जो दोनों इक्वेशंस हैं बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर वेव के अंदर जब स्ट्रिंग के अंदर जब वेव्स ट्रैवल कर रही थी तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर, तो उसी तरह की फॉर्म में हमारे पास आई हैं। और उसी तरह की अगर आप उसमें देखें तो मतलब सिमिलैरिटी उसी टाइप की इक्वेशन है। तो अगर हम लोग जो है वो indeed if the permeabilities mu are close to their values in vacuum, as remember they are for most medium। तो म्यू की वैल्यू के बारे में ये है कि म्यू जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हमारे पास बराबर होता है परमीबिलिटी ऑफ वैक्यूम के। तो हम लोग जो है वो फिर इस बीटा की वैल्यू के अंदर जो कि हमारे पास इसके बराबर है, तो हम म्यू 1 ओवर म्यू 2 को अगर हम बराबर, अगर लेट्स सपोज हमारे पास हमारा एक मीडियम जो है वो, दोनों मीडियम भी अगर लेट्स सपोज हमारे पास डिफरेंट है, एक वैक्यूम नहीं भी है तब भी, क्योंकि उनकी दोनों की वैल्यूज़ जो है, मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी मीडियम के लिए जो मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी मीडियम के लिए जो परमेबिलिटी की वैल्यू होती है वो वैक्यूम की वैल्यू के क्लोज ही होती है। मतलब म्यू 1 भी वैक्यूम की वैल्यू के क्लोज होगा, म्यू 2 भी जो है वो म्यू की वैल्यू के क्लोज होगा। तो वो दोनों इसका मतलब एक अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे के बराबर ही होंगे। तो म्यू 1 ओवर म्यू 2 जो है उसको आप अगर एक दूसरे के बराबर हैं तो हम उन्हें इक्वेट करके कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो बीटा हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली v1 ओवर v2 के बराबर आ जाएगा। तो फिर हम लोग उसके बाद इन इक्वेशंस के अंदर बीटा की जगह v1 ओवर v2 अगर पुट कर रहे हैं तो फिर तो हमारे पास बिल्कुल वही इक्वेशंस आ जाएंगी जो हमारे पास वेव्स इन अ स्ट्रिंग के लिए आई थी, ठीक है, उनकी फॉर्म में। और अब जैसे हमारे पास उस केस में हमारे पास ये था कि अब आपके पास एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम के अंदर वेव जा रही थी तो उसमें तो हम ये देख रहे थे, म्यू को देख रहे थे ना। उस केस में जो म्यू था वो हमारे पास था मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो मास पर यूनिट लेंथ को हम देख रहे थे ना कि अगर वो ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है तो रिफ्लेक्टेड वेव पे क्या फ़र्क पड़ रहा था। तो इस केस में हमारे पास हम ये देखेंगे कि आपके पास स्पीड पे जो है वो क्या फ़र्क पड़ रहा है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। मतलब वन मीडियम से जब दूसरे मीडियम में वेव जा रही है तो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, पहले का क्या है। तो अगर तो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा तो ऑब्वियसली इसमें स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी, और अगर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा कम होगा तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी पहले मीडियम के मुकाबले में। तो अगर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है पहले मीडियम के मुकाबले में तो फिर हमारे पास v2 जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा v1। तो इस केस में जब आपके पास v2 ग्रेटर देन v1 होगा तो उस वक्त आपके पास जो है रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो इन फेज़ होगी विद द इंसिडेंट वेव। और अगर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा पहले मीडियम से तो v2 लेस देन v1 हो जाएगा, और इस केस में हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव आउट ऑफ फेज़ हो जाएगी। और उनके जो रियल एम्पलीट्यूड्स हैं, अगर आप रियल एम्पलीट्यूड देखें तो इस तरीके से आपस में रिलेट करते हैं। अगर आप जो है वो मैग्नीट्यूड, ये वाली जो चीज़ है ना वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है प्लस माइनस के हिसाब से, कि अगर आपके पास इन फेज़ है तो प्लस हो जाएगा और अगर आउट ऑफ फेज़ है तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। अगर आप, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वाले निशान है तो ये हम कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड दे रहे हैं ना, तो अगर आप इनके रियल एम्पलीट्यूड लेंगे तो फिर आप ये कॉम्प्लेक्स वाला निशान हटा देंगे, सिंपल आप इसी तरह ले लेंगे। और फेज़ जो है वो प्लस माइनस के हिसाब से एडजस्ट होंगे। अगर आपके पास इन फेज़ है तो प्लस होगा, अदरवाइज़ माइनस होगा। ट्रांसमिटेड वेव तो हमेशा इन फेज़ ही रहेगी, इसलिए वहाँ पे हमने मॉड नहीं लगाया। और अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में लिखें, क्योंकि जैसे हमने ऊपर देखा था कि v1 ओवर v2 जो है वो इसी बराबर होगा n2 ओवर n1 के, तो ये तो आप v1 ओवर v2 की जगह n2 ओवर n1 पुट कर सकते हैं, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में आ जाएंगी। तो यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो रहा है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है तो क्या। पहले तो आप ये देख रहे हैं ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो रहा है, स्पीड कम हो रही है, फिर क्या फ़र्क पड़े, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट एनर्जी इज़ रिफ्लेक्टेड एंड व्हाट फ्रैक्शन इज ट्रांसमिट। अब अगर हमने ये देखना है कि कितनी वेव रिफ्लेक्ट कर रही है और कितनी ट्रांसमिट कर रही है,
तो वो अगर हमने चेक करना है ना, तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए होगी, उसके लिए हम इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। इंटेंसिटी इन अ मीडियम जो है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोनोक्रोमैटिक वेव के प्लेन मोनोक्रोमैटिक प्लेन वेव के लिए हम ऑलरेडी ये वाली देख चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरल रिलेशन है। तो अगर हम रिफ्लेक्टेड के लिए बात कर रहे हैं या हम इंसिडेंट के लिए बात करें, तो उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे ई नॉट आर या ई नॉट आई आ जाएगा, या अगर हम ट्रांसमिटेड के लिए बात करें तो ई नॉट टी आ जाएगा। और जो स्पीड और परमिटिविटी है वो भी उसी हिसाब से आ जाएगी। अगर पहले मीडियम है तो v1 होगा और परमिटिविटी एप्सिलॉन 1 हो जाएगी। दूसरे मीडियम है तो स्पीड v2 हो जाएगा और परमिटिविटी एप्सिलॉन 2 हो जाएगी। तो जब आप अगर आप रिफ्लेक्शन देखना चाह रहे हैं कि कितनी वेव रिफ्लेक्ट हुई है, तो आप रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वेव की जो इंटेंसिटीज़ हैं उनकी रेशो ले लें। तो रिफ्लेक्टेड वेव की इंटेंसिटी में आपके पास ई नॉट आर v1 एप्सिलॉन 1 आ जाएगा, और इंसिडेंट वेव की इंटेंसिटी में आपके पास ई नॉट आई v1 e1, मतलब v1 e1 दोनों में आएगा, और हाफ भी ऑब्वियसली होगा ही, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ई नॉट आर और ई नॉट आई बच जाएगा, ठीक है। और ई नॉट आर और ई नॉट आई की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लें, ई नॉट आई को यहाँ ले जाएँ, तो ये आपके पास जो है ये आपके पास ई नॉट आर और ई नॉट आई की रेशो है, तो ये इसके बराबर आ गई, ठीक है। और अगर आप जो है वो ट्रांसमिटेड कितनी इंटेंसिटी ट्रांसमिट हुई है अगर वो फाइंड करना चाह रहे हैं, तो फिर उसमें ऑब्वियसली डिफरेंट आ जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट ही आपने देखनी होती है। तो ई नॉट टी v2 e2 ऊपर वाला, और नीचे वाला ई नॉट आई v1 e1, हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये वाला रिलेशन क्योंकि इंसिडेंट पहले मीडियम में, रिफ्लेक्टर ट्रांसमिटेड दूसरे मीडियम में, तो इसलिए ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने यहाँ से आपने जो है पहले तो आपने इसकी जो वैल्यू है वो आपने पुट कर देनी है इसके बराबर, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है ई नॉट टी ओवर ई नॉट आई, इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। तो अब आपने जब पुट किया और साथ आपने उसका स्क्वायर ले लिया, तो आपके पास ये आ गया। तो हमारे पास जो रिफ्लेक्शन है उसको हमने आर से शो किया है, मतलब आपके पास जो रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी टू द इंसिडेंट इंटेंसिटी की जो रेशो है उसे आर से, और जो आपके पास ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी टू द इंसिडेंट इंटेंसिटी की जो रेशो है उसको हमने टी से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो आर जो है वो हमारा रिफ्लेक्शन कांस्टेंट है, और जो टी है वो हमारा ट्रांसमिशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपको अच्छा एक और चीज़, सॉरी मैंने यहाँ पे आपको क्लियर करना जो है वो रह गया कि ये वाली चीज़ कहाँ पे गई। तो पहली बात तो ये कि अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास किसके बराबर है, ये वाला था हमारे पास 2n1 ओवर n1 प्लस n2, ठीक है। तो जब मैं इसको इधर लेके आऊँगी उसका स्क्वायर होगा, तो 4n1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस n2 होल स्क्वायर, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ n2 लिखा हुआ है, n1 स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, बल्कि n1 n2 लिखा हुआ है। तो वो किस वजह से आया, वो एक्चुअली वो इस वजह से ही आया है। और ये किस वजह से आया, ये आप जो है पहली बात तो ये कि v2 ओवर v1 आप ले लेंगे, वो क्या हो जाएगा n2 ओवर n1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास वहाँ से आ जाएगा v2 ओवर v1 की जगह आप ले सकते हैं n1 ओवर n2, v2 ओवर v1 की जगह पहले आ जाएगा आपके पास n1 ओवर n2। बेसिकली आप खुद भी आप ट्राई कर सकते हैं इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। और बाकी E2 और E1 क्या है, आपके पास परमिटिविटी है, इसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में लिख लें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में जब आप उसे लिखेंगे तो वहाँ से भी कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आपके पास आंसर जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपका टास्क है, ये आपने करना है, छोटा सा मैथ है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। परफेक्ट, ओके। अब आपके पास ये जो रिफ्लेक्शन है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, अब ये रेशियोज़ हैं, ठीक है। और आपको पता चाहिए कि जो रेशियोज़ होती हैं वो या जिसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 से 0 के बीच में होती है। मैक्सिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तो मतलब जो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन है वो अगर आप देखें तो उनका जो सम है वो 1 के बराबर है। 1 मतलब 100%, मतलब 100% में से कितने परसेंट रिफ्लेक्ट किए, कितने परसेंट ट्रांसमिट किए, ये तो अभी सिंपल रेशो है। अगर आप इसे परसेंटेज में चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई 100 करके, तो आपके पास परसेंट आ जाएगी। लेकिन वैसे अगर आप परसेंट में चेंज नहीं करें तो वो जो है वो उनका जो सम है दोनों का मिला के वो टोटल जो है वो 1 के बराबर होगा।
तो आपके पास इन दोनों का सम जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए, मतलब जितनी वेव आ रही है उसमें से कितना परसेंट जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है, कितना परसेंट ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है ऑब्वियसली, कि जितनी भी वेव आ रही है उसमें से कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट होगी, मतलब या मतलब अगर रिफ्लेक्ट कोई नहीं हो रही तो सारी की सारी ट्रांसमिट हो जाएगी, और अगर ट्रांसमिट कोई नहीं हो रही तो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन जो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन हो रही है उनका सम हमेशा 1 के बराबर होगा। तो जैसे आपके पास एक नोड हो जिसकी तरफ एक चार्ज आ रहा हो और आगे उससे दो और आपके पास आगे रास्ते निकल रहे हो, तो जितना चार्ज उस नोड की तरफ जा रहा होता है उतना ही दोनों की तरफ, मतलब वो इस दोनों की में जब डिवाइड होता है तो उसका सम जो है वो ओरिजिनल चार्ज जो उस नोड की तरफ पहले आ रहा होता है उसके बराबर होता है, जैसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो किरचॉफ करंट लॉ जो है हमारा। तो बिल्कुल वैसे ही है कि जो आपके पास वेव आ रही है उसका कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, या नहीं भी हो रहा ट्रांसमिट तब भी सारा का सारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो भी आगे आगे डिवीजन हो रही है रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन की फॉर्म में उसका सम इंसिडेंट के बराबर होना चाहिए। इन अदर वर्ड इसका मतलब ये। तो अगर आपके पास लाइट पास करे फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास, जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 और ग्लास का है 1.5, तो अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में, क्योंकि आपके पास रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन है, आप इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करें तो आपके पास रिफ्लेक्शन जो है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0.04 आएगा और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 0.96 आएगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब लाइट जो है वो एयर से ग्लास की तरफ जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वो ट्रांसमिट कर जाती है, कम रिफ्लेक्ट करती है। तो ये आपके पास यहाँ तक ये वाली बात होगी।